मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे बाकू सम्मेलन के बारे में बात करने जा रहा हूं। बाकू सम्मेलन, और जैसे ही मैंने कहा बाकू सम्मेलन, डेफिनेटली आपके दिमाग में इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य तो कौंध ही गए होंगे। जी हां, अजरबैजान की राजधानी बाकू, जहां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, कॉप 29 का मतलब हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29वीं बैठक आयोजित की गई थी, और अब वह सम्मेलन समाप्त हो चुका है। अब हम इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए उस पर बातें करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अखबारों में लगातार आपने जो कुछ भी वहां डेवलपमेंट हो रहा था उन सब के बारे में पढ़ा होगा, और आपके दिमाग में कुछ चीजें बड़ी गच्चम गच्च हो गई होंगी। दुनिया भर के आंकड़े, दुनिया भर की शिकायतें, दुनिया भर की मांगें, अपनी तरफ से देशों के द्वारा दी गई सफाइयां, वो सब आपके दिमाग में भर गई होंगी। तो डेफिनेटली उस भीड़ से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए सही रास्ता बना पाना आसान काम नहीं है। मेरी कोशिश यहां होगी कि मैं आपके उस कठिन काम को थोड़ा आसान कर सकूं। राइट? तो आइए अब इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके कुछ बातें करते हैं। सीओपी 29, इसमें दुनिया के लगभग 200 देशों ने, एग्जैक्ट 198 कंट्रीज ने भाग लिया। इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ा सम्मेलन था। इसका संबंध सीधे सीधे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने से था, लेकिन जलवायु परिवर्तन को रोकने के और भी दूसरे बहुत से उपाय हैं, किंतु इस सम्मेलन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था उसे हम कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग। क्लाइमेट फाइनेंसिंग कहने का मतलब है कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो उसका जो सबसे बड़ा उपाय होना चाहिए वो ये कि हम कार्बन उत्सर्जन को रोकें। यानी कि जो प्रकृति में लगातार हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस छोड़ते चले जा रहे हैं, उनके उत्सर्जन को कम करें। तो कैसे कम होगा? तो इसके लिए धन की जरूरत होगी, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको कोयले पर जो निर्भरता है उसे कम करना होगा, और भी दूसरे बहुत से उपाय हो सकते हैं। जंगलों को बचाना होगा, कार्बन उत्सर्जन तभी कम हो सकेंगे। कार्बन उत्सर्जन कम हो सकेंगे और जो कार्बन उत्सर्जित हैं उनको हम अवशोषित कर सकेंगे, तो टेक्नोलॉजी से हो सकेगा। तो सवाल ये उठता है कि इसे करेगा कौन? इसे करेगा कौन? टेक्नोलॉजी किनके पास है? तो आज अगर हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विचार करें तो डेफिनेटली जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास इसकी टेक्नोलॉजी है। वे धनी राष्ट्र भी हैं। जब हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्री तो अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप के देश हैं, ये सब डेवलप्ड कंट्री है। तो अब ये जो गरीब राष्ट्र है, सो कॉल्ड कह लीजिए, या जो विकासशील देश हैं, या जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, उनके पास न तो इतना धन है और न ही इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वे अपने यहां के कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके। तो सवाल ये उठता है कि क्या विकासशील देश अगर उत्सर्जन को कम नहीं करते हैं तो ये कम हो सकेगा? ऐसा संभव नहीं होगा। यानी कि यह जो जिम्मेदारी है एक साझी जिम्मेदारी है धनी देशों की भी, और चलिए मैं यहां इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, गरीब देशों की भी। तो इसके लिए लगातार एक मांग की जा रही है, और जो बहुत सही मांग भी है, और वो ये है कि जो धनी राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो विकासशील देशों को धन दे ताकि वे अपने यहां के कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकें। जैसे कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारी जो एनर्जी की जरूरत है उसे हम कोयले के माध्यम से पूरा करते हैं। हमारे यहाँ एनर्जी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कोयला है। कोयला से बहुत ज्यादा उत्सर्जित होता है कार्बन, तो हमें इसे कम करना है। तो जब हम इसे कम करना चाहेंगे तो डेफिनेटली फिर हम अलग तरह की ऊर्जा पर जाएंगे, फिर चाहे वो परमाणु ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और इसके लिए हमें धन भी चाहिए। तो ये विकसित राष्ट्रों के पास है। तो ये मांग की जा रही है लंबे समय से कि भाई विकसित राष्ट्र धन दें। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई विकसित राष्ट्र धन क्यों दें? क्या पड़ी है कि वो विकसित राष्ट्र धन दें? उनसे क्यों मांग की जा रही है? आपको इसे समझना जरूरी है। देखिए, एक पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में। उस पेरिस सम्मेलन में इस पर सहमति बनी कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे के पूरे इस अर्थ का, इस प्लेनेट का टेम्परेचर, तापमान,
वो कार्बन उत्सर्जन के कारण बढ़ रहा है, राइट। और इस टेम्परेचर की जो बढ़ोतरी हो रही है वो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड से किसी भी हालत में 2 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेहतर होगा कि इसे 1.5 सेंटीग्रेड तक सीमित रखा जाए। बस ये उस पर फैसला किया गया। ये फैसला तो कर लिया गया, लेकिन इसे किया कैसे जाए वो एक अलग बात है। इसकी जो जिम्मेदारी है वो कौन उठाए? आप देखिए, यहां एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तेजी से हो रही है। अब आप सोच करके देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश कौन से हैं? सबसे ज्यादा कहां का औद्योगिकीकरण हुआ है? यूरोप का, अमेरिका जैसे देशों का। और ये वे देश हैं जो धनी देश है, और धनी इसलिए हैं क्योंकि इनके यहाँ औद्योगिकीकरण ज्यादा हुआ, उद्योग ज्यादा लग रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, उद्योग ज्यादा लग रहे हैं, उन्हें जमीन की जरूरत पड़ रही है, वो जंगल काट रहे हैं। और फिर यूरोप के ही ये देश हैं जिन्होंने विकासशील देशों पर शासन किया है, उनका आर्थिक शोषण किया है, जिसके कारण वो धनी बने हैं। तो सीधी सी बात है कि आपने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, आपने विकासशील देशों का शोषण करके उन्हें गरीब बनाया है, तो आपकी यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको धन दीजिए ताकि वे इस तापमान में जो वृद्धि हो रही है इस प्लेनेट पर, उसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। दोस्तों, इसके लिए पूरी तरह से सहमति इस सम्मेलन में भी नहीं बन पाई है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह सम्मेलन सफल नहीं रहा है, लेकिन पूरी तरह से असफल भी नहीं रहा है। अब मैं सम्मेलन के जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वे आपके सामने रख रहा हूं। मुझे लग रहा था कि मैंने अभी जो आपको बैकग्राउंड बताई है इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बातों पर सहमति बनी। एक सहमति इस बात पर बनी कि जो विकसित देश हैं वे सन 2035 तक हर साल $300 अरब देंगे, यानी कि इसके लिए एक फंड बनाया गया है, उस फंड में $300 अरब देंगे। जबकि जो डिमांड थी विकासशील देशों की वो 1.3 लाख करोड़ डॉलर थी। तो उसकी तुलना में तो ये बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन एक संतोष की बात है कि इससे पहले यह राशि $100 अरब थी, तो कम से कम 3 गुना तो हो गई। अब आप इसको जैसे भी चाहें वैसे विश्लेषित कर सकते हैं। तो धन के मामले में तो यह राशि बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2 कि कुछ देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, उसने कहा कि भैया ये 2035 तक की बात क्यों कर रहे हैं, हम अभी 2024 में है, इसे 5 साल घटा दीजिए 2030 तक, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन के दायित्व को आप जितना टालते चले जाएंगे संकट उतना बढ़ता चला जाएगा। तो समय को घटाइए, इतनी लंबी अवधि का आपने क्यों रखा है? तो दोस्तों, भारत सहित कुछ देशों ने इसका जमकर विरोध किया। जिन देशों ने विरोध किया है उनमें से 4 के मैं आपको नाम लेते बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भारत, नाइजीरिया, बोलीविया और क्यूबा, इन 4 देशों ने इसका घोर विरोध किया है। और जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, द्वीपीय देश हम जिन्हें कह सकते हैं, क्योंकि वो जलवायु के मार्ग को सबसे ज्यादा झेल रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुआ, समुद्र में पानी के सतह में वृद्धि होगी और ये सब के सब डूब जाएंगे, तो उन्होंने इसका बायकॉट भी किया। तो दोस्तों, ये सहमति नहीं है, आप कह लीजिए ये एक प्रकार का रोड मैप बना है, सहमति नहीं बन पाई है। दोस्तों, जो एक अच्छी बात हुई वो कुल मिलाकर के ये कि जो कार्बन क्रेडिट का जो मार्केट है, बाजार है, कार्बन क्रेडिट के मार्केट को एक तरीके से लीगल रूप देने की कोशिश की जाएगी, इस तरह की सहमति बनी है। अभी तक जो कार्बन ट्रेडिंग है, मैं कार्बन ट्रेडिंग के बारे में यहां आपसे बात करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो एक अलग छोटा सा टॉपिक है। जो कार्बन ट्रेडिंग है अभी तक कंपनी टू कंपनी होते हैं, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है दूसरे प्राइवेट कंपनी को जो भी वो कार्बन के उत्सर्जन की जो उसकी मात्रा होती है वो कार्बन उतना उत्सर्जित नहीं करती, तो बचा लेती है। तो उसके इस बचे हुए कार्बन को वह कंपनी खरीद लेती है जो अपने निर्धारित मापदंड से ज्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रही है। तो अभी तक ये कंपनी टू कंपनी हो रही थी, अब ये हुआ है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने की संभावना बनी है। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कार्बन की ट्रेडिंग होने लगी तो उसके लिए डेफिनेटली रूल्स रेगुलेशंस तैयार होंगे। तो एक अच्छी बात होगी कि कम से कम जो कार्बन ट्रेडिंग का व्यापार है वह रेगुलेट हो
सकेगा। एक जो बहुत बड़ा संकट अब दुनिया के सामने है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। चुनाव तो जीत ही गए हैं, विधिवत तरीके से कुछ समय के बाद वो शपथ ले लेंगे। ट्रंप जो है जलवायु परिवर्तन के लिए कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानते। सच पूछे तो वो इसे एक फालतू की बात समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, बोले ये सब कुछ नहीं है। इससे पहले जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने पेरिस समझौते को बिल्कुल नकार दिया था, और अभी उन्होंने जो अपना एक तरीके से ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया है, वे उनके ऊर्जा मंत्री जीवाश्म ईंधन के बहुत पक्षधर हैं, यानी कि फॉसिल्स से जो एनर्जी तैयार की जाती है उसके वो बहुत बड़े समर्थक हैं। इसका मतलब है कि दुनिया को इस प्रयास में हो सकता है कि अमेरिका का समर्थन न मिले और अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला राष्ट्र है। यह एक बहुत बड़ा संकट है जो सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी बाकू सम्मेलन के बारे में। आपको बहुत ज्यादा इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सूक्ष्मता से चीजों को देखने और याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं वे लगभग सारी बातें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।